हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड के पेपर में 5 से 7 नंबर तक के रूप में ये पूछ लिया जाता है। तो इससे बहुत ही छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और ये विस्तृत क्वेश्चन को भी बनाता है। यानी अगर आपने इस टॉपिक को तैयार कर डाला तो आपके लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्न भी साथ में तैयार हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक, जो बोर्ड के पेपर में पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए बच्चों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये इतनी मेहनत सिर्फ हम आपके लिए ही कर रहे हैं। यानी साइंस स्टडी पॉइंट पे क्लास 12 की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बेटा डाले जा रहे हैं जो बोर्ड पेपर में पूछे जाने की संभावना होगी। यानी आपने अगर आप तक ढंग से चैप्टर नहीं पढ़ा तो इन टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लें तो चैप्टर आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आइए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात करेंगे तो इस संबंध में हमें दो स्थितियां देखने को मिलेगी। पहली बेटा होगी अक्षीय स्थिति और दूसरी जो होगी निरक्षीय। हम एक एक करके डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके 2023 यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। पहला जो पॉइंट है बेटा वो है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो पहले इसमें एक एक करके हम पहले क्या समझेंगे बेटा, डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम को समझेंगे। देखिए मान लीजिए कोई ए, ठीक है, ये समझिए ए और बी क्या है, कोई एक पॉइंट है, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या मान लेते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लेते हैं। ए पर -q आवेश रखा गया है। सपोज दैट मान लीजिए ये पॉइंट बेटा क्या है, ए है, और इसी से मान लीजिए ये मध्य बिंदु O गया और यहां से कुछ दूरी B पर एक चार्ज रखा गया, यानी यहां पे -q है और बेटा यहां पे क्या है, +q आवेश रख दिया गया है। ठीक है बेटा, +q आवेश रख दिया गया है और इस मध्य बिंदु को O से हम रिप्रेजेंट करते हैं। -q से O के बीच की दूरी बेटा कितनी है, स्मॉल l, और +q से O के बीच की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, ये भी यल हो जाएगी। यानी ये टोटल दूरी बेटा जो हो जाएगी वो 2l हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मध्य बिंदु से, ठीक है, यहां पे कोई एक पॉइंट P मान लीजिए, ठीक है, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी मध्य बिंदु से जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां तक की दूरी बेटा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें +q आवेश से जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये दूरी बेटा टोटल दूरी देखिए O से +q की बीच की दूरी कितनी है, l, और ये r है। ठीक है, यानी O से P के बीच की दूरी r, जबकि +q आवेश से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r-l हो जाएगी। ये बेटा दूरी कितनी हो जाएगी, r-l हो जाएगी। और ये +q आवेश के लिए r-l हो गया, जबकि -q के लिए देखिए O से P के बीच की दूरी कितनी है, r, और O से -q के बीच की दूरी कितनी है, l। ये टोटल बेटा जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, r+l हो जाएगी। ठीक है, तो -q के लिए हम r+l रखेंगे और +q के लिए क्या रखेंगे, r-l। ठीक है, तो इस इतने को जो चीजें आपने सिस्टम लिखा है, ठीक है, यानी जो डायग्राम बनाया है, अगर इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। तो मानिए देखिए कोई AB द्विध्रुव है, समझ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो कि -q और +q आवेश, ये क्या है, आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, मान लीजिए ये जिस माध्यम में रखा है उसका जो परावैद्युतांक माध्यम है वो K है। ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और जिनके बीच की अल्प दूरी देखिए बेटा, ये A से मध्य बिंदु की दूरी l और B से मध्य बिंदु की दूरी कितनी है, l, ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 2l हो गई।
तो जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, जिनके बीच की अल्प दूरी बेटा कितनी है 2l है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, किस दूरी पर, r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो आपने क्या लिखा, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक क्या है, k है। और इन दोनों की बीच की जो दूरी है a और b यानी -q से +q के बीच की दूरी बेटा कितनी है 2l है। अब क्या करना है, मध्य बिंदु से एक दूरी r मान लीजिए, r दूरी पर एक बिंदु P ले लीजिए जहां पे आपको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। तो समझिए ये डायग्राम देखिए सेम डायग्राम है, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, मध्य बिंदु से A की बीच की दूरी l और मध्य बिंदु से B की बीच की दूरी l, यानी टोटल दूरी कितनी हो गई 2l हो गई। तो समझिए मध्य बिंदु से जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, समझिए ये मान लीजिए एक बिंदु है P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, तो O से P के बीच की दूरी बेटा कितनी है r हो जाएगी, ठीक है। और जबकि ये +q से जहां पे जिस बिंदु पे आपको ज्ञात करना है ये क्या हो जाएगा r - l हो जाएगा, ठीक है। और जो -q है उसके कारण जो दूरी होगी r + l हो जाएगी। अब समझिए ये +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कहां होता है, बाहर की तरफ होगा, और -q के कारण कहां होगा बेटा, ये अंदर की तरफ होगा। मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, यहां पर अगर +q आवेश के कारण निकालोगे तो ये बाहर की तरफ प्राप्त होगा, और -q के कारण निकालेंगे तो ये अंदर की तरफ प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए हम एक एक आवेश के कारण, ठीक है बेटा, ये एक एक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसको निकाल लेंगे। तो पहले अगर हम -q आवेश के कारण निकालें, किसके कारण निकालें, -q आवेश के कारण निकालें, तो आपने पता है फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, किसके कारण निकाल रहे हैं, -q आवेश के कारण, किसके कारण, -q आवेश के कारण अगर आप निकाल रहे हैं तो -q से जिस बिंदु पे आपको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां की दूरी कितनी है r + l है। तो यहां पे बेटा क्या रख देंगे, q/r + l का होल स्क्वायर रख देंगे। इसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो +q है यानी इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो इसके लिए दूरी बेटा कितना रखेंगे, r - l, यानी सेम फॉर्मूला रहेगा, E मान लीजिए, इसको E1 मान लीजिए, इसको E2 मान लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r - l का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपने क्या किया, +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकाला, तो ये क्या गया r - l स्क्वायर। तो एक चीज समझिएगा, यहां पे आपको ध्यान देना है कि E2 ज्यादा है कि E1 ज्यादा है, यानी E1 के कारण यानी -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, या +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो एक ट्रिक अपनाइएगा, ये देखिए वैल्यू क्या है, छोटी है, और ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात। तो जब इसमें भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जबकि ये वाली वैल्यू देखिए क्या है, बड़ी है, और इसमें माइनस है मतलब छोटा है। तो जब इसमें से भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या प्राप्त होगी, बड़ी प्राप्त होगी। तो जिस हिसाब से अगर इस ट्रिक से हिसाब से चले हम, तो देखिए इस ट्रिक के हिसाब से तो E2 क्या होगा, बड़ा होगा E1 से, ठीक है। तो E2 क्या होगा, बड़ा होगा E1 से। तो जब हम परिणामी यहाँ पे जब टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे बेटा, कि जिस बिंदु पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो E बराबर, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो E बराबर बेटा क्या हो जाएगा, E2 - E1 हो जाएगा, ठीक है, E2 - E1 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, E2 की वैल्यू पुट करेंगे हम, और E1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए E2 की वैल्यू बेटा क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r - l का स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, तो माइनस यहां पे पुट कर दीजिए। और E1 की वैल्यू देखिए ऊपर आपने लिखा है, E1 की वैल्यू जो लिखी है आपने ऊपर, E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r + l का होल स्क्वायर। तो E1 का जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो आपने वैल्यू पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r + l स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन, इसको मैथमेटिकल हम मैथमेटिक के टूल्स के द्वारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन यहां भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहां पे भी है। तो देखिए यहां पे भी जो मान है वहां पे भी मान है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो इसको हम कहां ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। यहां पे भी क्यू है और यहां पे भी क्यू है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बेटा क्या हो जाएगा,
कॉमन हो जाएगा तो इसको बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में देखिए जहां पे कॉमन लेते हैं वहां पे 1 बचता है। तो जैसे आपने यहां पे कॉमन लिया तो क्या बच गया 1, फॉर्मूले में क्या है माइनस, यहां से भी आपने कॉमन लिया तो यहां भी बच गया 1। अब देखिए यहां पे क्या बचा हुआ आर माइनस यल का होल स्क्वायर और यहां पे क्या बचा हुआ आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए। आर प्लस यल, जो आर प्लस यल का होल स्क्वायर है उसका गुणा 1 में करिए और आर माइनस यल होल स्क्वायर का गुणा 1 में करिए। तो इसका गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा और ये करेंगे तो आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में ये जो आर माइनस यल है, आर माइनस यल का होल स्क्वायर और आर प्लस यल का होल स्क्वायर ऐसे के ऐसे रह जाएगा। अब एक फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना कि ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे तो ये क्या लिखोगे, यानी आपने पढ़ा हुआ है देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ोगे तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखोगे ना। तो उसी तरह बेटा ये भी हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे इसको तोड़ा तो आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl हो गया। ठीक है, ये और ये साइन देखिए माइनस उतर गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे इसी फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl और ब्रैकेट में नीचे क्या रहेगा, जो आर माइनस, देखिए आर माइनस यल का होल स्क्वायर है और ये आर प्लस यल का होल स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे यानी प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी है 2rl है और ये खुलेगा तो क्या होगा माइनस रहेगा ही रहेगा, साथ में यार ये माइनस, ये देखिए प्लस है और ये माइनस, जब माइनस को गुणा प्लस में करेंगे तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस में और आर स्क्वायर माइनस में तो ये कैंसिल, यल स्क्वायर प्लस में और यल स्क्वायर माइनस में ये भी कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या बेटा, देखिए ये q अपान 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं हमें। ठीक है, ये जो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन देखिए कॉमन होते हुए चला आ रहा है। ठीक है, तो आर स्क्वायर जब कट गया, एल स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या बचा 2, ये देखिए प्लस 2rl और ये प्लस 2rl। ठीक है बेटा, ये क्या बच गया प्लस 2rl और ये प्लस 2rl, यानी 2 to 4rl, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4rl लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है q अप ई बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 4l, ये नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये नीचे वाला उतर गया है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप थोड़ा सा डायग्राम समझिए, ये डायग्राम समझिए। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो आर जो है ये इतना बड़ा है जबकि यल क्या है छोटा है। ठीक है, आर देखिए इतना बड़ा है और यल क्या है छोटा है, तो हम कह सकते हैं आर की अपेक्षा जो यल का मान होगा वो क्या होगा बहुत ही छोटा होगा। आर का मान यल की अपेक्षा बेटा क्या होगा बहुत छोटा होगा, जिसके कारण ठीक है हम यल के मान को क्या कर लेंगे नगण्य मान लेंगे। यल के मान को बेटा क्या कर लेंगे हम नगण्य मान लेंगे। तो देखिए आप नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो तो क्या हो, बहुत कम हो तो एल स्क्वायर का आर स्क्वायर की बहुत कम हो तो, ठीक है यहां पे क्या हो जाएगा बेटा समझिए, यल स्क्वायर का मान, ठीक है यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में, किसमें बेटा एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, यानी आर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो यल क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, जिसके कारण मान लीजिए आप आर, जैसे आर का मान रख लीजिए 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और यल का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, तो यल स्क्वायर क्या हो जाता है और भी छोटी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, जिस कारण हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आर का जो मान है, ठीक है समझिए मेरी बात, ये जो आर का मान है बेटा, ठीक है वो बहुत ज्यादा है यल से, इसलिए हम क्या करते हैं यल के मान को हम छोड़ देते हैं। तो जैसे यल के मान को छोड़ेंगे, समझिए हम क्या करेंगे यल के मान को छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा समझिए, आर स्क्वायर की तुलना छोड़ने पर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन बच जाएगा, ऊपर क्या बचा हुआ था 4rl, और यल के मान को जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नीचे क्या बच जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बेटा समझिए, अब क्या करेंगे इसको जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं e बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन बाहर रह गया और ये 4rl ऊपर का है और ये 2 दूना 4 r के पावर 4, तो एक r से एक r कैंसिल, तो यहाँ पे बेटा क्या बच जाएगा बोलिए
वन अप, देखिए 4L अपान में RQ, ठीक है। तो आपके पास जो मेन फॉर्मूला बेटा बचेगा वो क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या बच जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए जो 4RL है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4RL और Q है, इनको मिला के अगर हम लिखना चाहें तो 2Q इंटू 2L, ये देखिए 2 दूना 4, 4L हो जाएगा, 2 दूना 4L, और ये जो Q है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा हो देखिए आपने पढ़ा होगा सिंपल सा फॉर्मूला, Q इंटू 2L को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, P कहते हैं, ठीक है। Q इंटू 2L को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन उतर गया, ये देखिए 2 है, ये भी उतर जाएगा, और Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और अपान में बेटा क्या हो जाएगा, RQ, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये क्या था आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक था, याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने अच्छी स्थिति देख ली, ठीक है। हमने क्या देखा, ये देखिए डायग्राम, आप मेन डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, यहां तक इस टॉपिक के लिए, इस टॉपिक को जरूर आप तैयार करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में, किसमें बात करेंगे बेटा, निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे। ये अच्छी स्थिति थी, इसके बाद हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा एक नई सोच और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।